हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे शेर न्यूज़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस पर। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज की अगली वीडियो को लेकर के। और दोस्तों, आज की वीडियो में मिलेंगे तो आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ही, लेकिन दोस्तों ये 15 क्वेश्चन का लेवल वो होगा जो कि आपको वीडियो देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। यदि किसी शेर या शेरनी ने वाकई दिल से ईमानदारी से पढ़ाई की होगी, और दोस्तों यदि आज तक आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो साथियों मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा कोई भी शेर और शेरनी इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगा, यदि वह ईमानदारी से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेगा। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और आपको हमारी ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, यदि किसी भाई बहन ने शेरनी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। और दोस्तों, राष्ट्र हित में अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, समय वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था। साथियों, सभी प्रश्न वाकई अपनी इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। बताइए साथियों, प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था। सोनाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषणों को ही निशाका कहा जाता था। और दोस्तों इन सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्कों को कारशापण या फिर धरण कहा जाता था। और दोस्तों तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था तथा छोटे छोटे तांबे के सिक्के को काकणी कहते थे। साथियों, इस प्रश्न में 4-5 प्रश्न आपको मिलेंगे। कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आप सभी को याद रखिएगा किस सिक्के को क्या कहते थे। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि कर्णाद या फिर महर्षि कपिल। तो साथियों न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को माना जाता है। और प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या दोस्तों 6 होती थी और इन्हीं को षड दर्शन कहा जाता था, जो कि इस प्रकार हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जामाली, योशुद्ध, प्रभास या फिर विपिन। बताइए साथियों, यदि आपको थोड़ा भी मालूम है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जामाली। साथियों जामाली ही भगवान महावीर का पहला शिष्य था। और दोस्तों इनके बारे में स्पेशल फैक्ट और जान लीजिए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और इनका पालन पोषण राजसी वातावरण में बड़े लाड़ प्यार के साथ हुआ था। इनका विवाह कौंडिल्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ, जिससे इन्हें प्रियदर्शन नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी और इसी पुत्री का विवाह जामाली के साथ हुआ था। और साथियों यही इनका प्रथम शिष्य बना था, किंतु उसने ही जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न कर दिया था। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही स्पेशल फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुस्तक अग्नि की उड़ान किसका जीवन वृत्त है। कहने का मतलब है कि अग्नि की उड़ान पुस्तक किसकी जीवनी है। बताइए दोस्तों, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री या फिर नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और साथियों इनकी दूसरी जो चर्चित पुस्तक थी वह है तेजस्वी मन, और इसी को इग्नाइटेड माइंड भी कहते हैं। जबकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की पुस्तक का नाम है इनसाइडर। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल वाला भाग है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधे का फल वाला भाग है। खस, सौंफ, सतावर या फिर सदाबहार। दोस्तों वाकई सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौंफ। रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली है औषधि पौधे के फल से ही प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। साथियों हम जो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, तो उसका जन्मदाता किसे माना जाता है। बताइए, बिल गेट्स, टिमोथी बिल,
रे टॉमलिंसन या फिर लिंकन गोटिसबर्ग। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया गया था? बताइए साथियों, छाप लीजिए बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसेट 1 अल्फा, अग्नि 3, इनसेट 2 ब्रावो या फिर मैटसेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैटसेट। साथियों मैटसेट उपग्रह का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को किया गया था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला की स्मृति में इसी उपग्रह का नामकरण कल्पना 1 कर दिया गया था। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों आप सभी ने डॉक्टर्स के गले में एक इक्विपमेंट टंगा देखा होगा, उपकरण देखा होगा, तो साथियों उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। और दोस्तों यह कार्य करता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर। और साथियों इसी यंत्र के माध्यम से डॉक्टर्स हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। आपने देखा होगा एक हिस्सा आपके हृदय पर या फेफड़े पर लगा दिया जाता है और साथियों दूसरे हिस्से डॉक्टर्स के कानों में लग जाते हैं। और साथियों ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही यह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? रबड़, जैव ईंधन, मॉर्फिन या फिर कोडीन। साथियों आज आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन। यह मॉर्फिन नशीले पदार्थ का ही स्रोत है। साथियों जबकि कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, गोबर गैस आदि जैव ईंधन के स्रोत हैं और रबड़ प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। साथियों कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, गोबर गैस इन्हीं को जैव ईंधन कहते हैं और रबड़ ये प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। जबकि मॉर्फिन एक जो नशीला पदार्थ है साथियों, उसका जो नशीले पदार्थ का स्रोत है कुचुक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कोयले की वह किस्म कौन सी है जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा नमी अधिकतम होती है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस। दोस्तों मैं मानता हूं प्रश्न थोड़े से कठिन होंगे, लेकिन आसान को पढ़ना भी क्या, आप पढ़िए वो जो आपको डाउट है या फिर कम आता है या फिर आता ही नहीं। साथियों जो पहले से आता है उसको पढ़कर क्या फ़ायदा, वह तो आपको मालूम है। तो चलिए साथियों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। दोस्तों लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम अर्थात केवल 25 से 30% पाई जाती है तथा नमी अधिक मात्रा में मिलती है। पीट कोयला, जो ये पीट कोयला है साथियों, यह कोयले की प्राथमिक अवस्था होती है। इसमें भी कार्बन का अंश मात्र 50 से 60% होता है। साथियों कई बार पूछा जाता है कि कोयले की प्राथमिक अवस्था कौन सी होती है और ऑप्शन में आपको पीट मिलेगा, तो दोस्तों वह सही आंसर होगा। और इसमें नमी अधिक मात्रा में होती है। इसमें रेसा भी पाया जाता है। साथियों यह भी पूछा जाता है कि किस कोयले में रेसा पाया जाता है, तो याद रखिएगा पीट में ही रेसा पाया जाता है। और जबकि एंथ्रासाइट जो कोयला है साथियों, एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयोग किया जाता है वह क्या है? पशु चारकोल, नारियल चारकोल, लकड़ी का चारकोल या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए अर्थात उसे सफ़ेद करने के लिए जो चारकोल प्रयोग होता है दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, वह पशु चारकोल होता है। ये कई बार पूछा गया है। जबकि लकड़ी के चारकोल का प्रयोग रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? साथियों सभी प्रश्न लगभग व्यावहारिक हैं और लगभग ये पूछे जाते हैं, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वे अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है? हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। साथियों वायुयान के टायरों को भरने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस गैस का दबाव कम होने के कारण वायुयानों के उतरने एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम बनी रहती है। इसलिए साथियों नाइट्रोजन भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बीपी पाल, केसी मेहता, एमएस स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन बोरलॉग।
तो दोस्तों काफ़ी लोग जानते होंगे इनके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिए दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पिछले वर्ष 2-3 परीक्षाओं में यह प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होता है या अथवा नहीं होता है, यह निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। और साथियों संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर। दोस्तों बहुत छांट कर प्रश्न लाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखा होगा और इनकी महत्वता को समझा होगा। तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। मृत सागर में ही सर्वाधिक लवणता पाई जाती है इन चारों विकल्पों के अनुसार। लेकिन दोस्तों जो तुर्की की वान झील है उसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है 330%। साथियों याद रखिएगा, अर्थात दूसरे नंबर पर मृत सागर आ जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। तो साथियों तुर्की की वान झील के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है, इसकी लवणता विश्व में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। और साथियों आज का सवाल आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देना है। और साथियों इस प्रश्न के लिए आपको चैलेंज है कि निम्न में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। सरपंच, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर ग्राम प्रधान। दोस्तों आपको इसका आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। और साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों बिना लाइक किए मत रहिएगा। यदि आपको अच्छी नहीं लगी है तो ईमानदारी से डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथियों हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों के ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो सके। और साथ ही साथ प्रश्न के आंसर के साथ साथ यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। और साथ ही साथ जिस किसी शेयरनी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके साथियों इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। साथियों चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय हमने लिया। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए साथियों।